अचानक आकाश में एक तेज रोशनी होती है और हिरोशिमा में रहने वाले करीब 70,000 मासूम लोग एक झटके में खत्म हो जाते हैं। आने वाले सालों में रेडिएशन पॉइजनिंग की वजह से 70,000 लोग और मरते हैं। इसके 3 दिन बाद एक और एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी में गिराया जाता है, जिसमें 40,000 लोग, बूढ़े, औरत और यहाँ तक कि बच्चे सभी मौत की गोद सो जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किसी भी जंग में इस्तेमाल किए गए बॉम्ब्स में सबसे बड़ा बॉम्ब वर्ल्ड वॉर 2 में गिराया था और तब से लेकर आज तक किसी भी देश ने एक दूसरे पर एटॉमिक बॉम्ब नहीं गिराए हैं। पर शायद अमेरिका ने जो किया वो हजारों लोगों की जान लेना नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की जान बचाना था। लेकिन कैसे? क्या अंत में अमेरिका ने जो किया वो सही था? इस बात का जवाब या तो आपको संतुष्टि देगा या फिर आपको और ज्यादा भड़का देगा। एक तरफ आप सोचने लगोगे कि अमेरिका ने जो किया वो सही था, वहीं दूसरी साइड की कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि सीधा एटॉमिक बॉम्ब आम लोगों पर गिराना सही डिसीजन नहीं था। आखिर क्यों अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए और क्या कोई दूसरा उपाय संभव था? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। अमेरिका और जापान के बीच की ये लड़ाई 7 दिसंबर 1941 में ऑफिशियली शुरू हो गई थी। इस दिन जापान की सेना ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया था। जापान के जहाजों ने आकाश से बॉम्ब गिराए और यूएस नेवल शिप्स को तबाह कर दिया। इन जापानीज पायलट्स का प्लान था कि वो अमेरिका के पैसिफिक फ्लीट के शिप्स को पूरी तरह से खत्म कर दें, ताकि अमेरिका चाहकर भी वॉर में हिस्सा न ले सके। अमेरिका को जंग से बाहर निकालने का एक ही तरीका था, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को खत्म करना। लेकिन किस्मत से जब जापान के फोर्सेज ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, तब बहुत से एयरक्राफ्ट कैरियर्स उस बेस पर नहीं थे। वे पैसिफिक ओशियन में किसी दूसरे असाइनमेंट पर गए हुए थे। इस असाइनमेंट में यूएसए के 3 मेन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पैसिफिक ओशियन में गए थे, जो कि जापानीज का सबसे जरूरी टारगेट थे। अचानक हुए इस हमले में करीब 2400 अमेरिकन सिपाहियों ने अपनी जान गंवा दी। इस हमले के बाद अमेरिका की आम जनता भड़क उठी। वो चाहते थे कि अमेरिका इस हमले का जोर शोर से बदला ले। मैं आपको बता दूं कि इस एक घटना की वजह से ही अगले 3.5 सालों में वो सारी चीजें होने वाली हैं जिनसे लाखों लोगों की जान चली जाएंगी, और इन सभी चीजों की शुरुआत जापान ने अमेरिका पर हमला करके की थी। अब अमेरिका को भी पैसिफिक में जापान के साथ युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। ये तब का समय था जब 50 से भी ज्यादा देश एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अलाइड पावर्स नाम के ग्रुप में थे, वहीं जापान और जर्मनी जैसे देश एक्सेस पावर्स नाम के ग्रुप में थे। अब अमेरिका और जापान के बीच चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो गया था। इन दोनों ही आर्मीज का मकसद था कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसिफिक ओशियन के पानी को कंट्रोल करें। अमेरिका की फोर्सेज एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर कब्जा कर रही थी और रास्ते में अपने संसाधनों को भी खत्म कर रही थी। अमेरिका का मकसद बहुत ही क्लियर था। वो एक ऐसे आइलैंड को अपना आर्मी बेस बनाना चाहते थे जो जापान से बहुत करीब हो और जहां से अमेरिका के प्लेन्स टेक ऑफ करके सीधा जापान की सरजमी पर हमला कर सकें। जापान अच्छे से जानता था कि अमेरिका आर्मी के मामले में एक सुपर पावर है, इसीलिए वो लोग बिना सोचे समझे अमेरिका पर हमला नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने देश की रक्षा भी करनी थी और अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान भी पहुंचाना था। जापान ने सोचा कि अगर वो बच कर यूएस के फोर्सेज को नुकसान पहुंचाएंगे तो तंग आकर अमेरिका को अपने घर जरूर जाना पड़ जाएगा। इन दोनों देशों के युद्ध में जनहानि का बहुत नुकसान हुआ। पैसिफिक और ईस्ट एशिया के आइलैंड पर जो आम लोग रहते थे वो इन दोनों देशों के वॉर के बीच फंस गए। उन्हें इन दोनों देशों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तब भी उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ा। जापान और अमेरिका दोनों ही पीछे नहीं हट रहे थे और इन आइलैंड्स को लेने और देने का गेम भी अमेरिका पर भारी पड़ रहा था। कोई तो बहुत ही कठोर फैसला लेने का वक्त था। जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराने की पहली सीढ़ी बैटल ऑफ ओकिनावा के बाद शुरू हुई। यूएस की आर्मी जापान के करीब आती जा रही थी। जापानीज सेना जानती थी कि अगर यूएस आर्मी ने ओकिनावा पर कब्जा कर लिया तो उनकी सरजमी पर भी कब्जा हो जाएगा। जब ओकिनावा को लेने का युद्ध शुरू हुआ तब दोनों ही पक्ष भारी मात्रा में कुछ न कुछ खोने के लिए तैयार बैठी थीं। अमेरिका ने ओकिनावा को लेने के अपने इस मिशन का नाम ऑपरेशन आइसबर्ग रखा। 1 अप्रैल 1945 को अमेरिका ने ऑफिशियली पानी से निकलकर ओकिनावा आइलैंड पर हमला करना शुरू कर दिया। बहुत सारे बोट्स में सैनिकों को डाला गया और आइलैंड के बीच पर लाकर छोड़ा गया।
बीच पर कदम रखते ही यूएस आर्मी ने जापान की आर्मी पर हमला कर दिया। जापानीज आर्मी ने पहले से ही ऊंचाई पर अपने बेस बना लिए थे। वहां से वो यूएस सोल्जर्स पर गोलियां बरसाने लगे। जापानीज आर्मी किसी भी हालत में हार नहीं मान सकती थी। जापानीज सेना का एक ही मकसद होता है कि जब तक आखिरी सैनिक जिंदा है तब तक लड़ते रहो, पर कभी भी आत्मसमर्पण मत करो। यूएस आर्मी का मेन टारगेट ओकिनावा आइलैंड पर मौजूद केडेना एयर बेस को लेना था, जहां से वो जापान के मेन आइलैंड पर अपने जहाजों से हमला कर सकते थे। जापान की टेरिटरी पर कब्जा करने के इस मिशन का नाम ऑपरेशन डाउनफॉल था। हजारों जहाजों की मदद से ओकिनावा आइलैंड पर हमला किया गया, पर जापानीज भी अंदर तक छुपकर बैठे हुए थे। अपनी कमिकाज मिसाइल की मदद से वो अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। दोनों तरफ से खून की नदियां बह रही थीं। कहा जाता है कि बैटल ऑफ ओकिनावा में जितने लोगों की जानें गईं, उतनी पैसिफिक ओशियन के किसी भी जंग में नहीं गईं। करीब 1,60,000 सेना के जवान इस लड़ाई में मारे गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 50,000 लोगों को खो दिया था, वहीं जापान ने 80,000 जानें खो दी थीं। सबसे दुखद बात तो ये है कि बहुत सी ऐसी जानें गई थीं जो मिलिट्री की थी ही नहीं। ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोकल लोग इस वॉर में बुरी तरह से फंस गए और अपनी जान गंवा बैठे। बहुत से लोगों को जापानीज आर्मी ने अपने अंडर लेकर दुश्मन से लड़ने पर मजबूर किया था। वहीं बहुत से लोग तो ऐसे भी थे जो अपने घर में सुरक्षित बैठे हुए थे, लेकिन हवा में एक बॉम्ब गिराकर उन्हें मार दिया गया। कई महीनों तक चली इस लड़ाई के बाद फाइनली अमेरिका उस एयरबेस पर कब्जा करने में सफल हो गया, लेकिन इस जीत के बाद भी उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई थी। जापानीज सेना की छोटी छोटी टुकड़ी आइलैंड पर हर जगह पर फैली हुई थी। वे लोग बिना डरे कभी भी अमेरिकन सिपाहियों पर हमला कर देते थे। वे लोग जंगलों में छुपने में माहिर थे। जब भी उन्हें पता चलता कि अमेरिका कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहा है, तो वे तुरंत उन पर हमला करके उस प्लान को नष्ट करने की कोशिश करते। अब ऐसे दुश्मन से अमेरिका भी कैसे लड़े जो जंगल में छुपकर कभी भी वॉर कर सकता है। जापानीज सेना घात लगाकर जंगल में बैठी रहती थी। जब भी कोई अमेरिकन सोल्जर पहरा देने वहां आता तो वो उनका शिकार बन जाता। यहाँ तक कि इन जंगलों में रहने वाले सैनिकों को ये तक नहीं पता चला था कि अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराकर जापान को हरा दिया था। वॉर खत्म होने के बाद भी वे लोग अमेरिका पर हमला कर रहे थे। बैटल ऑफ ओकिनावा में हुए जनहानि का नाश देखकर अमेरिका सदमे में आ गया था। अगर इतने छोटे से आइलैंड पर कब्जा करने के लिए उन्हें इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो जब वे जापान की मेन सरजमी पर कब्जा करने जाएंगे तो क्या होगा। इस मिशन में जो नुकसान होगा उस बात का अंदाजा तक अमेरिका नहीं लगा पा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर अमेरिका किसी भी तरह से जापान पर कब्जा करने में सफल भी हो जाता है, तब भी उन्हें सालों का समय लग जाएगा वहां पर शांति बनाने में। जापानीज किसी भी हालत में अपनी जमीन को उनके हवाले नहीं करेंगे। अमेरिका को कोई और रास्ता ढूंढना था जिससे जापान अपने आप आत्मसमर्पण कर ले। जब पैसिफिक ओशियन में बैटल ऑफ ओकिनावा चल रही थी, तभी यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की जान चली गई। इसके बाद हैरी ट्रूमैन ने अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होने की शपथ ली। हैरी तुरंत पैसिफिक ओशियन में चल रहे वॉर को लेकर कठोर फैसले लेने लगे। जब उन्हें पता चला कि ओकिनावा को लेने में उन्हें कितना नुकसान हुआ है, तो उन्होंने अपने सलाहकारों से कोई दूसरा उपाय मांगा। ऐसा उपाय जिससे जापान तुरंत आत्मसमर्पण कर ले। वे चाहते थे कि इस उपाय में यूएसए के सैनिक कम से कम मारे जाएं। लेकिन बदकिस्मती से इस परेशानी का कोई भी सिंपल हल नहीं था। ये बात क्लियर थी कि जापान के एम्परर हिरोहितो अपने मन से आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। सच कहूँ तो जापान के लोगों को लग रहा था कि वे लोग इस वॉर को आसानी से जीत जाएंगे, और तो और आम लोग भी इस लड़ाई को जीतने के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी हो, वे लोग मर जाते, लेकिन अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करते। इसका मतलब ये था कि हैरी ट्रूमैन चाहे कुछ भी करने का फैसला लें, बहुत सारे लोगों की जान जाना निश्चित था। बस सवाल ये था कि आखिर कितने लोगों की जान दी जाए जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 फाइनली खत्म होगा। प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही समय बाद ट्रूमैन को टॉप सीक्रेट हथियार के बारे में बताया जाता है, जिसे मेक्सिको के वैज्ञानिक बना रहे थे। इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से बुलाया जा रहा था। इसमें काम करने वाली टीम सबसे पहली बार न्यूयॉर्क सिटी में मिली थी, और यही वो टीम थी जो एटॉमिक बॉम्ब का आविष्कार करने वाली थी। 16 जुलाई 1945 को पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। ट्रूमैन ने जब इस बॉम्ब की शक्ति देखी
तो उसे यकीन हो गया कि वॉर को खत्म करने का ये अच्छा हथियार हो सकता है। ट्रूमैन ने अपने सलाहकारों की कमेटी से एडवाइस ली और जानने की कोशिश की कि क्या एटॉमिक बॉम्ब से जंग को खत्म किया जा सकता है। टेस्ट में जब इन सलाहकारों ने इस बॉम्ब की शक्ति को देखा तब वो इसे इस्तेमाल करने से सहम गए थे। वो जानते थे कि अगर अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब से हमला किया तो लाखों मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिका धीरे धीरे करके जापान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है तब भी बहुत सारे लोगों की जान चली जाएंगी, चाहे वो अमेरिका के लोग हों या फिर जापान के। कमेटी के ज्यादातर मेंबर्स का कहना था कि एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अपने सलाहकारों की बात मानकर हैरी ट्रूमैन ने 26 जुलाई 1945 को पोट्सडैम डिक्लेरेशन इशू किया, जिसमें उन्होंने जापान से कहा कि वो बिना कोई शर्त के तुरंत आत्मसमर्पण कर दे। ट्रूमैन ने साफ साफ लिखा था कि अगर सरेंडर नहीं किया गया तो जापान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। जापानीज लीडर्स ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि एटॉमिक बॉम्ब जैसी कोई चीज अमेरिका के पास है। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आज सामने आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जापानीज को पता ही नहीं था कि एटॉमिक बॉम्ब क्या है। उन्हें तो लग रहा था कि अगर अमेरिका जमीन के जरिए उन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो वे आसानी से अपना बचाव कर लेंगे, और अगर इसमें भी वो हारने लगे तब भी वो अमेरिका को इतना नुकसान तो पहुंचा ही देंगे कि वो शांति समझौते के लिए मान जाएगा। इस समझौते में वो अपनी शर्त आराम से डाल सकते हैं। अगर उन्हें पता होता कि अमेरिका एटम बॉम्ब छोड़ने की बात कर रहा है तो शायद जापानीज लीडर्स तुरंत आत्मसमर्पण कर देते। अमेरिका चाहता था कि जापान बिना कोई शर्त रखे सरेंडर कर दे। अब जब उन्हें एम्परर हिरोहितो से कोई जवाब नहीं मिला तो हैरी ट्रूमैन ने एटॉमिक बॉम्ब को इस्तेमाल करने का आदेश दे दिया। 6 अगस्त 1945 को एक बोइंग B-29 प्लेन ने टाइनियन आइलैंड से उड़ान भरी। उस जहाज में था टाइनी बॉय नाम का पहला एटॉमिक बॉम्ब। एग्जैक्टली 8:15 पर B-29 के क्रू ने अपने मैप पर हिरोशिमा को देखा। उन्हें बॉम्ब को गिराने के ऑर्डर दे दिए गए और हिरोशिमा से करीब 31,000 फीट की ऊंचाई पर लिटिल बॉय बॉम्ब को गिरा दिया गया। गिरने के ठीक 44 सेकंड बाद एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा से 15,000 फीट ऊपर फट गया। कम से कम 70,000 लोग तुरंत ब्लास्ट की वजह से जलकर राख में बदल गए। जापानीज सत्ता को आखिरकार पता चल गया कि ट्रूमैन किस लिए उन्हें सरेंडर करने के लिए कह रहा था। हिरोशिमा पर पहला बॉम्ब गिरने के बाद जापानीज सत्ता पूरी तरह से हिल गई थी। ये बात आज तक क्लियर नहीं है कि उनके ऑफिस में बॉम्ब के गिरने के बाद क्या डिस्कशन हुआ, पर जब 3 दिन तक अमेरिका को कोई भी जवाब नहीं मिला तो अमेरिका ने एक और एटॉम बॉम्ब नागासाकी पर गिराने का फैसला किया। 9 अगस्त 1945 को एक दूसरा एटॉम बॉम्ब जिसका नाम फैटमैन था उसे एक प्लेन में डालकर ले जाया गया और नागासाकी पर गिरा दिया गया। बॉम्ब के गिरने की वजह से 40,000 लोग एक ही बार में खत्म हो गए। केवल एक हफ्ते के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी दुनिया के नक्शे से गायब कर दिए गए। जापानीज अब आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गए और 2 सितंबर 1945 को जापान ने ऑफिशियली अपना सरेंडर साइन कर दिया। अब इस घटना के बाद दुनिया में सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ कि क्या अमेरिका का एटॉम बॉम्ब को इस्तेमाल करना सही था? क्या किसी और तरीके से जापानीज गवर्नमेंट को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जा सकता था, या हजारों जापानीज लोगों की मौत होना तय था? मैं आपको दोनों तरफ की कहानी बताऊंगा। एटॉम बॉम्ब्स गिरने के बाद जब जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तब कुछ बेहद ही चौंका देने वाली जानकारी अमेरिका के सामने आई। एटॉम बॉम्ब गिरने से पहले जापानीज गवर्नमेंट को लग रहा था कि अमेरिका जमीन के जरिए उनके ऊपर हमला करने वाला है। वे लोग जानते थे कि अमेरिका कहां पर लैंड करेगा और इसीलिए उन्होंने अपने सैनिकों को उस जगह पर पहले से ही तैनात करके रखा हुआ था ताकि अमेरिका पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इन सैनिकों के ऑर्डर्स बेहद ही क्लियर थे, जितना ज्यादा हो सके अमेरिका के जवानों को खत्म करो। सैनिक अच्छे से जानते थे कि वे लोग अमेरिका को रोक नहीं पाएंगे, इसीलिए उनका मकसद यही था कि उन्हें इतनी चोट पहुंचाई जाए कि वो भाग खड़े हों। जापानीज सैनिकों के लिए आत्मसमर्पण करना भी ऑप्शन नहीं था।
जापान की सत्ता भी अच्छे से जानती थी कि उनके आम लोग आत्मसमर्पण करने से मर जाना ज्यादा बेहतर समझेंगे। इस बात की जानकारी मिलने के बाद अमेरिका के ऑफिशियल्स विश्वास करने लगे कि उनका एटॉमिक बॉम्ब को गिराने का सही फैसला था। जापान में करीब 70 मिलियन लोग रहते थे और कहा जाता है कि बच्चे से लेकर बूढ़े सभी अपनी कंट्री को बचाने के लिए लड़ाई करने वाले थे। अमेरिका को नहीं चाहते हुए भी लाखों आम लोगों को मारना पड़ता। इसीलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एटम बॉम्ब के गिराने से उन्होंने न केवल अपने सैनिकों की जान बचाई है बल्कि बहुत सारे जापानीज लोगों की भी जान बचाई है। एक और बहुत बड़ा पॉइंट दुनिया के सामने ये रखा जाता है कि वॉर किसी भी देश और उनके लोगों के लिए सही नहीं है। एटम बॉम्ब ने इस जंग को खत्म किया था, इसीलिए इनका इस्तेमाल करना भी सही था। एक एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि मार्च 1945 में अमेरिका ने जापान के टोक्यो शहर पर इंसेंडिनरी बॉम्ब्स गिराए थे। इस तरह के बॉम्ब हर जगह पर भारी आग लगा देते हैं। टोक्यो शहर भी आग की लपटों में जल गया था और कहा जाता है कि इससे करीब 1 लाख लोगों की जान चली गई थी। तो क्या एटम बॉम्ब इससे अलग है? इन दोनों बॉम्ब्स के लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत अलग हैं। टोक्यो के बहुत सारे लोगों ने अपने घर के साथ साथ अपनी जान गंवाई थी, लेकिन जो लोग बच गए थे उन्हें किसी भी तरह के रेडिएशन पॉइजनिंग का डर नहीं था। वहीं एटॉमिक बॉम्ब के गिरने से जो लोग बच गए थे उनके अंदर कैंसर का आना लगभग निश्चित था। एक घर को दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन रेडिएशन से हुई मौत को रोका नहीं जा सकता। अमेरिका का ये भी कहना था कि अगर जापानीज गवर्नमेंट सरेंडर कर भी देती है तब भी सेना की बहुत सी टुकड़ी इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और जंगल में छुपकर धोखे से अमेरिका के बेसेज पर हमला करने लगेंगी। अमेरिका के जनरल्स ने अंदाजा लगाया कि उन्हें 10 साल तक करीब 10 लाख सैनिक लग जाएंगे जापान की सिचुएशन को कंट्रोल करने में। तब तक वर्ल्ड वॉर भले ही दुनिया के लिए खत्म हो जाए, पर अमेरिका को लगातार लड़ाई करते रहना होगा। ये बात भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एटम बॉम्ब गिरने के बाद भी जापानीज लोगों को लग रहा था कि वो लोग जीत जाएंगे। जापान की सत्ता को खुद लोगों के सामने आकर कहना था कि हम युद्ध हार गए हैं और आप लड़ाई करना बंद कर सकते हो। जब हैरी ट्रूमैन ने अपना प्रेसिडेंट का ऑफिस छोड़ा तब उनसे पूछा गया कि क्या जापान पर एटम बॉम्ब गिरा के उन्होंने सही किया। तब उन्होंने साफ कह दिया कि जापान ने इस जंग को शुरू किया था और हमने बस इसे खत्म किया है। ये सुनने में बचकाना लग रहा हो, लेकिन ये बात आज भी सच है कि अमेरिका के लोग जापान से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने पर्ल हार्बर पर जो अटैक किया था वो बेहद ही गलत था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अगर ट्रूमैन डिसाइड करते कि वो एटम बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब अमेरिका की आम जनता जोर जबरदस्ती करके एटम बॉम्ब्स को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दी। वॉर में अमेरिका के सैनिक लगातार मर रहे थे। जब उन्हें पता चलता कि मैक्सिको में एटम बॉम्ब की टेस्टिंग हुई है तो वो लोग पक्का गवर्नमेंट से उसे इस्तेमाल करने के लिए लड़ते। ये बात भी बहुत लोगों द्वारा कही जाती है कि अगर हैरी ट्रूमैन ने बॉम्ब को किसी ऐसे आइलैंड पर गिराया होता जहां कोई नहीं रहता तो बॉम्ब की नष्ट करने वाली शक्ति को देखकर जापान पक्का आत्मसमर्पण कर देता। बहुत से वैज्ञानिक मान रहे थे कि इस शक्ति प्रदर्शन से जापान जरूर डर जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ मिलिट्री के लोग कह रहे थे कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। जापान के लोग जंग में इतनी ज्यादा सजगता से घुस आए थे कि केवल शक्ति प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। हो सकता था कि जापान की सत्ता सोचे कि अमेरिका बस ऐसे ही डराने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अंत में फैसला लिया गया कि बॉम्ब को ऐसी सिटी पर गिराया जाएगा जहां पर बहुत सारे लोग रहते हों और जहां पर मिलिट्री के लोग भी भारी मात्रा में हों। अब एटम बॉम्ब को कहां गिराना है इस बात का फैसला हैरी ट्रूमैन ने नहीं लिया था। ये फैसला आर्मी के जनरल्स के हाथ में था। हिरोशिमा और नागासाकी को इसलिए चुना गया क्योंकि दोनों ही जगहों पर मिलिट्री उपकरण बनाने वाली फैक्ट्रीज थीं। अब ये जानकारी एक दूसरे सवाल को पैदा करती है कि एटम बॉम्ब को डायरेक्ट उन फैक्ट्रीज पर ही क्यों नहीं गिराया गया। जापान में बहुत से आइलैंड ऐसे थे जहां पर केवल मिलिट्री बेस थे और जहां कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता था। अमेरिका ने उन जगहों पर एटम बॉम्ब क्यों नहीं गिराया? इस सवाल के ऊपर भी कई सालों से बहस चली आ रही है, लेकिन इसका कोई भी क्लियर जवाब सामने नहीं आया है। इसीलिए अमेरिका पर आरोप लगाए जाते हैं कि एटम बॉम्ब को गिराकर उन्होंने सही नहीं किया। अगर बॉम्ब को गिराना ही था तो उन्हें ऐसी जगहों पर गिराना था जहां पर मासूम लोगों की जान नहीं जाती। आज के इतिहासकार कहते हैं कि अमेरिका ने जानबूझकर आम जनता पर बॉम्ब गिराया।
अमेरिका ने टेररिस्ट जैसा प्लान करके जापान की सत्ता को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। एटम बम को इतने सारे सिविलियंस पर गिराने के बजाय अमेरिका बहुत सारी दूसरी चीजें भी कर सकता था। आज के बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि केवल शक्ति प्रदर्शन से भी अमेरिका वॉर को जीत सकता था। अगर एटम बम को ऐसी जगह पर गिराया जाता जहां से जापान के मिलिट्री लीडर्स उस जगह को देख सकते थे, तो वो जरूर बातचीत करने के लिए राजी हो जाते। जापान के मिलिट्री लीडर्स अच्छे से जानते थे कि वे लोग ये जंग हार रहे हैं, इसीलिए वे भी एम्परर हिरोहितो को बातचीत करके जंग को खत्म करने की सलाह देते। बस फर्क इतना था कि जापान शांति के बदले अपनी कुछ शर्तें भी रखता। यही चीज अमेरिका को नहीं चाहिए थी। अमेरिका चाहता था कि बिना कोई शर्त रखे जापान उनके सामने घुटने टेक दे। इस बात में कोई शक नहीं कि 1945 के समय में अमेरिका की आम जनता जापान पर एटम बम को गिराने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि 1945 के हालात हम आज के समय में अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। आज के समय में हर जगह पर शांति है, इसीलिए आम जनता भी एटम बम जैसे खतरनाक हथियार को इस्तेमाल करना सही नहीं समझती। लेकिन एक बार सोचकर देखिए कि अगर किसी देश ने हमारे भारत के किसी अहम मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।